नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जागी है। तमाम कोशिशें हुई कि मराठवाड़ा में और वेस्टर्न महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रेजेंस, उसका जो जनाधार है उसको बढ़ाने की कोशिश हो। पहले नारायण राणे को लाया गया था, पार्टी के अंदर विनोद तावड़े थे ही, फिर कांग्रेस से अशोक चौहान को लाया गया, अलायंस किया गया अजीत पवार के साथ कि वो मदद करेंगे। कुछ काम नहीं आया। मराठवाड़ा रीजन में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। मराठवाड़ा रीजन में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक भी नहीं मिली। ये विधानसभा चुनाव की दृष्टि से इलाका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ 46 विधानसभा की सीटें हैं, 46। और भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ अपना प्रदर्शन नहीं सुधारती है तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और ये भी बता दें, आपको पता भी होगा कि ये इलाका वही है जहाँ मराठा आरक्षण का सबसे ज़्यादा, आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर हुआ, और इसके काउंटर में जो पिछड़ा वर्ग का आंदोलन हुआ उसका भी असर इसी इलाके में सबसे ज़्यादा हुआ। बीजेपी दोनों तरफ से मात खा गई और उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला। मराठा आरक्षण देने का भी और आश्वस्त करने का पिछड़ों का, दोनों का कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो अब मराठवाड़ा में मात खाने के बाद विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बीजेपी को फिर मुंडे परिवार की याद आई है। पंकजा मुंडे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की सबसे बड़ी बेटी है। गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के इस इलाके के एक समय सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। आज भी उनके परिवार का, उनके नाम का असर है। जिस बीड़ लोकसभा सीट से इस बार पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया, वहां से उनकी छोटी बहन प्रीतम मुंडे 2 बार 2014-2019 में लोकसभा सदस्य रह चुकी है। पंकजा मुंडे 6000 से ये चुनाव हार गई। उससे पहले वो 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ी परली से, वो भी बीड़ में आता है, और वो अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से, जो एनसीपी में थे, भाजपा छोड़कर एनसीपी चले गए थे, उनसे जो है चुनाव हार गई थी। उसके बाद से पार्टी उनको एक तरह से राज्य की राजनीति से बाहर करने की दिशा में बढ़ रही थी। उनको राष्ट्रीय स्तर पर लाकर जो है राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, और ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको बाहर रखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति से। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देवेंद्र फडणवीस का मार्ग निष्कंटक करने के लिए पंकजा मुंडे को हटाया गया, लेकिन पंकजा मुंडे की रुचि जो है वो राज्य की राजनीति में ही थी। लेकिन पार्टी ने कहा लोकसभा चुनाव लड़ने को, तो लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली। ये शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं, क्योंकि अब पार्टी को लग रहा है कि पंकजा मुंडे की ज़्यादा ज़रूरत है महाराष्ट्र में। पिछड़ा वर्ग का वोट अगर गोलबंद करना है तो कोई एक चेहरा चाहिए जिसके इर्द गिर्द ये काम जो है हो सके। और वंजारी जाति है पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी जाति है जिससे गोपीनाथ मुंडे आते थे, और पंकजा मुंडे उनकी बेटी है तो वो भी उसी जाति से आती हैं। तो महाराष्ट्र में और ख़ास तौर से मराठवाड़ा में पिछड़ा वोटों को गोलबंद करने के लिए बीजेपी अब पंकजा मुंडे को आगे करने की रणनीति पर काम कर रही है। कहा यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उनको एमएलसी बनाया जाएगा। एमएलसी की 11 सीटें खाली हो रही हैं। भाजपा अपने जो विधायकों की स्ट्रेंथ है उसके बल पर 5 सीटें अकेले जीत सकती है, और अपने साथी दलों के साथ मिलकर 4 सीटें और जीत सकती है, यानी 11 में से 9 सीटें। इनमें से 1 सीट पर पंकजा मुंडे को लड़ाया जाएगा, और उनको मंत्रिमंडल में, राज्य के मंत्रिमंडल में जगह भी दी जाएगी। हालांकि एक समय उनको सोचा जा रहा था कि राज्यसभा भेज दिया जाए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जो है वो मंत्री बना दिया जाए, लेकिन वो इरादा छोड़ दिया गया उनकी रुचि को देखते हुए, और महाराष्ट्र में ज़रूरत को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात चुनौती को देखते हुए। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में इस प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके पास महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हारने का कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए पंकजा मुंडे की वापसी हो सकती है। राज्य के मंत्रिमंडल में अभी 14 जगहें खाली हैं। जितने मंत्री बनाए जा सकते हैं उनमें से 14 अभी कम है, तो 14 मंत्री और बन सकते हैं। तो पंकजा मुंडे को मंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पंकजा मुंडे का रिहैबिलिटेशन होने जा रहा है
और सबसे बड़ी बात कि ये सब हो रहा है देवेंद्र फडणवीस की रिकमेंडेशन पर। तो यानी पंकजा मुंडे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो दरार थी, जो मतभेद थे कहिए, या जो भी कहना चाहें, आपसी विरोध था, या पंकजा मुंडे को लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जानकर उनको राज्य की राजनीति से बाहर करना चाहते हैं, वो सब गलतफहमियां शायद दूर हो गई हैं। अन्यथा, और उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस के सामने भी चुनौती है, उनको अपने नेतृत्व का प्रभाव साबित करना है। लोकसभा चुनाव में इतनी खराब परफॉर्मेंस, 2019 में पार्टी अकेले 23 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 9 सीटों पर सिमट गई। सिर्फ 2 सीटें कम आई हैं एकनाथ शिंदे शिवसेना की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कांग्रेस से नीचे हो गए। 14 और 19 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा दोनों में जो है नंबर 1 की पार्टी थी। लोकसभा में अब वो दूसरे नंबर पर आ गई है शिवसेना के बराबर। कांग्रेस पार्टी उससे आगे निकल गई है, 13 सीटों पर जीत गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अच्छी बात यह हुई है कि लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत और अपने महत्व को साबित किया है। 13 ऐसी लोकसभा सीटें थी जिन पर आमने सामने थे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। उनमें से 7 सीटें एकनाथ शिंदे जीते। तो उद्धव ठाकरे पर अपनी बढ़त कायम करने में वो और उसको स्थापित करने में सफल रहे। उन्होंने ये दिखा दिया कि चुनाव आयोग ने जो फैसला किया था कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ जो सेना है वो सही फैसला था। हालांकि एनसीपी के मामले में ये फैसला सही होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि एनसीपी में अजीत पवार की ताकत घटी है। इसका नुकसान सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। अजीत पवार के बारे में जो दावा किया जा रहा था और जो उनकी छवि थी, जो उनके बारे में जो धारणा थी उनकी ताकत की, वो सब ध्वस्त हो गई। शरद पवार उस खेमे में, यानी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करके आए। 10 में से 8 सीटें जीत गए। कांग्रेस की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही, 17 सीटों पर लड़ी और 13 जीत गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे कमज़ोर हुई है उस पक्ष में। इधर अजीत पवार कमज़ोर हुए हैं, उधर उद्धव ठाकरे कमज़ोर हुए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो लड़ी थी 21 सीटों पर और जीती सिर्फ 9 पर। तो इसलिए अब जो विधानसभा चुनाव का गणित होगा, सीटों का बंटवारा होगा, दोनों खेमों में उसमें अंतर आएगा। एकनाथ शिंदे ज़्यादा सीटों की मांग करेंगे और वो उनका ये दावा जो है बड़ा वाजिब भी होगा। अजीत पवार के लिए अब ज़्यादा मांग करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर वो जितनी सीटें लेकर 40 सीटें आए हैं, 40 विधायक लेकर आए हैं, उतनी भी भाजपा दे दे तो ये बड़ी बात होगी। और मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था कि भाजपा की कोशिश होगी कि वो 200 सीटों पर लड़े। अब हो सकता है उसको 180 या 190 पर संतोष करना पड़े। इससे कम सीटें लड़ेगी तो उसके लिए मुश्किल होगी। इसी तरह उधर दूसरी तरफ कांग्रेस को लग रहा है कि उसको 180 सीटों पर कम से कम लड़ना चाहिए। अब शरद पवार और कांग्रेस में एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है। उद्धव ठाकरे के लिए अब बार्गेन करना मुश्किल होगा, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन कमज़ोर हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का जोर है कि उसका जो सामाजिक समीकरण गड़बड़ाया था उसको ठीक करना ज़रूरी है। अब ये देखना है कि वो इस विधानसभा चुनाव में अशोक चौहान पर ज़्यादा भरोसा करती है या अजीत पवार पर। उसके सामने बड़ी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि अजीत पवार को छोड़े या साथ रखे। जो पार्टियों में तोड़ फोड़ हुई, शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी टूटी, उसका अच्छा प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हुआ है। लोगों ने इसको अच्छे उसमें नहीं लिया। लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत किया, पार्टियां नहीं तोड़नी चाहिए थी। अब वो पार्टियां अपने से टूटी या भाजपा ने तोड़ी, वो बहस अब ख़त्म हो चुकी है। लोगों में ये धारणा बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पार्टियां तोड़ी और ये अच्छा काम नहीं किया। इससे भाजपा के प्रति लोगों में नाराज़गी थी। लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनका वोट बढ़ाने की क्षमता है विधानसभा चुनाव की तुलना में, वो देखने में नहीं आया। सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ कि वो पहले नंबर से दूसरे नंबर पर आ गई
और दूसरे नंबर पर भी बहुत पीछे है, सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी 13 सीटों के साथ 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन वो घटकर कहाँ से आई? कांग्रेस के पास पिछली बार 1 सीट थी, वो 13 पर पहुंची है। भाजपा के पास 23 थी, वो 9 पर आ गई है। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, ये जो 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन तीनों में सबसे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, मुंबई को जो है देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद इस विधानसभा चुनाव के बाद मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी चुनाव होना है, महानगर पालिका का, वो भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो इन सब बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि अजीत पवार का साथ छोड़ दे, फिर गठबंधन में टूट फूट हो तो उसका क्या असर होगा, इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। कि जिसको साथ लिया इतने बैंड बाजे के साथ, धूमधाम के साथ, उसको जो है ऐन मौके पर विधानसभा चुनाव के समय छोड़ दिया। असल में तो दृष्टि यही थी कि विधानसभा चुनाव में अजीत पवार ज़्यादा फायदेमंद होंगे, इसलिए उनको लाया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ऐसा लगता नहीं। तो पंकजा मुंडे को वापस रिहैबिलिटेट करने का राज्य की राजनीति में जो कदम उठाने जा रही है बीजेपी, अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। ये जो विधानसभा का मानसून सेशन चल रहा है उसके बाद ये काम हो जाएगा। इसके बाद ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सारा जोर इस समय जो है महाराष्ट्र में अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ठीक करने पर होगा। और उसका कितना फ़ायदा होगा चुनाव में, वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है नैरेटिव को चेंज करने की। 2 मुद्दे हैं जिनसे निपटना है। एक मराठा आरक्षण और उसके विरोध में चला पिछड़े वर्ग का आंदोलन, और दूसरा मुद्दा है आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो झूठ फैलाया कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने, उससे निपटना। इन 2 नैरेटिव से अगर भाजपा निपट पाएगी, ज़मीन तक अपनी बात पहुंचा पाएगी, तो स्थिति में बदलाव होगा। वरना महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जो हुआ है उससे ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती है भाजपा की विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर वो अपने नैरेटिव को ठीक कर ले, उसका वोटर जो है नाराज़ भले है, गया नहीं है, वो लौट सकता है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राज्य नेतृत्व दोनों को मिलकर इस पर मेहनत करनी होगी, इस पर काम करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। क्या वो ऐसा करेंगे? क्या उससे बड़ा सवाल है कर पाएंगे? ये सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर समय ज़्यादा होता तो ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन समय की कमी को देखते हुए ये बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती से निपटने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम तो है, लेकिन जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उसके कारण ये मुश्किल नज़र आता है। क्या लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया है उससे भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया है? सबसे पहला काम कम्युनिकेशन, संवाद का, अपने कार्यकर्ताओं और जिला और मंडल और ब्लॉक स्तर के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना। ये जो आदेश देने की परंपरा शुरू हो गई भाजपा में, उसने बड़ा नुकसान किया इस चुनाव में। अगर महाराष्ट्र में इस स्थिति को बदला नहीं भाजपा ने, तो फिर नुकसान उठाने के लिए उसे तैयार रहना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।